तेरे ख्वाबों में अंत होगा इस साल का, तेरी ख्वाहिश में शुरुआत होगी इस साल का। दोस्तों, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरी के सपने संजोए थे और जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उनके लिए ये साल उस नौकरी के ख्वाबों में अंत होगी और नई साल की शुरुआत हो रही है विक्रमी संवत 2079 की। तो अभी जो नई साल है वो भी नौकरी की जो ख्वाहिश है उसी में इसकी शुरुआत होगी और हमें ये सफलता प्राप्त करनी है तो हमें दृढ़ निश्चय, संघर्ष और परिश्रम, मेहनत की आवश्यकता होगी। देखो, मेहनत सबसे बड़ी कड़ी होती है तैयारी के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मिट्टी का दिया है, रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है तो फिर किस बात से डरता है। ले हथेली पर नसीब, तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। तू जरा सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो देखो, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है विक्रमी संवत 2079 की और हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि नए साल की शुरुआत कैसे होती है, कौन सी तिथि को होती है और इस सन की शुरुआत कब की गई थी, कौन कौन सी सन मुख्यतः प्रचलन में है। देखो, हमें मुख्यतः 3 सन हम पढ़ते हैं। एक तो शक संवत, एक ईस्वी सन और एक विक्रमी संवत। इन तीनों में अंतर क्या है, कब इनकी शुरुआत हुई थी। देखो, ईसा मसीह के जन्म वर्ष को 0 ईस्वी माना जाता है और वर्तमान में जैसे चल रही है 2022 ईस्वी। तो ईस्वी सन की शुरुआत मानी जाती है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। ईसा मसीह के जन्म को जब ईसा मसीह के जन्म को जब 78 वर्ष हो गए थे तब शुरुआत हुई थी शक संवत की। किसकी शुरुआत हुई थी? शक संवत की। तो शक संवत है वो ईस्वी सन से कितनी छोटी है? तो 78 वर्ष छोटी है। यहाँ शक संवत की शुरुआत हुई थी और शक संवत की शुरुआत की गई थी कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी और शकों को पराजित करके इसे सन को शुरू किया गया था। ईसा मसीह से पहले का जो समय है, इस समय को 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ईस्वी पूर्व के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। और जब 57 ईस्वी पूर्व था, 57 ईस्वी पूर्व है, उस समय मानी जाती है विक्रमी संवत की शुरुआत। यहाँ विक्रमी संवत है वो शुरू हुई मानी जाती है। तो विक्रमी संवत है वो ईस्वी सन से कितनी बड़ी है? 57 साल बड़ी है, 57 साल ज्यादा है। यदि हमें कभी भी ये याद रखना है कि ईस्वी सन दी हुई है और हमें विक्रमी संवत ज्ञात करनी होती है तो हम 57 वर्ष जोड़ दिए जाते हैं उसमें। और ये जरूर याद रखना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में यदि याद कर रहे हैं आप ईस्वी सन में 57 जोड़ के, तो उससे एक कम रखना है, क्योंकि विक्रमी संवत और संवत दोनों ही जो शुरू होती है वो चैत्र माह में अर्थात मार्च महीने में शुरू होती है। अब यदि बात करें भारतीय संवैधानिक संवत की,
भारत की संवैधानिक संवत, तो भारत की संवैधानिक संवत कौन सी है? तो उत्तर आएगा शक संवत। ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकृत किया गया और शक संवत को भारत की संवैधानिक संवत है। इसे 22 मार्च 1957 को मान्यता दी गई थी। 22 मार्च 1957 को इसे भारतीय संवैधानिक संवत के रूप में दर्जा दिया गया था। अब देखो इनके महीने कौन से होते हैं और कब इसकी शुरुआत मानी जाती है। ईस्वी सन इसके महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लगभग सभी जानते हैं, सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये ईस्वी सन के महीने आते हैं। विक्रमी संवत और शक संवत है, इनके महीने समान हैं। विक्रमी संवत है, इसके महीने शुरू होते हैं चैत्र मास से फाल्गुन तक, और इधर देखो शक संवत है, इसके महीने भी शुरू होते हैं चैत्र मास से लेकर फाल्गुन तक। दोनों ही संवत हैं, उनके महीने हिंदी महीने वो समान हैं। अंतर है तो क्या है, केवल इनकी शुरुआत का अंतर है, और वो शुरुआत का अंतर कितना माना जाता है? 15 दिन का अंतर माना जाता है। देखो वो 15 दिन का अंतर कैसे, कौन कौन से महीने? विक्रमी संवत है, इसका जो वर्ष का प्रथम दिन होता है, वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये इसका प्रथम दिन माना जाता है। देखो प्रत्येक हिंदी महीने के 2 पक्ष होते हैं। हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर, एकम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, प्रतिपदा के से लेकर अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष होता है, और प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष होता है। तो प्रत्येक हिंदी महीने के 2 पक्ष होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रमी संवत का प्रथम दिन होता है। तो इससे पहले वाला इस सन का क्या होगा? अंतिम दिन होगा। और अंतिम दिन कौन सा होगा? यदि विक्रमी संवत का अंतिम दिन पूछ लिया जाए तो वो आता है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या, अमावस्या के दूसरे दिन ही शुक्ल है, तो अमावस्या, चैत्र अमावस्या ये अंतिम दिन होता है। अब यदि अंतिम महीना पूछ लिया जाए, ये देखो कारण क्या है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम है वो शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है। तो नए साल की शुरुआत भी शुक्ल पक्ष में होती है, तो अंत होता है वो कृष्ण पक्ष में होता है। प्रथम महीना कौन सा आता है? चैत्र महीना आता है। तो इससे अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना, यदि देखो प्रथम महीना देखें तो प्रथम महीना चैत्र है, और अंतिम महीना देखें तो अंतिम महीना कौन सा हो गया? फाल्गुन हो गया। फाल्गुन हो गया अंतिम महीना। इधर देखो शक संवत में देखें, प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। दूसरी, वर्ष का प्रथम दिन, शक संवत में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा ही होता है, अर्थात होली का दूसरे दिन का जो दिन होता है वो ही शक संवत की शुरुआत का दिन माना जाता है। और वर्ष का अंतिम दिन होता है वो होता है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा जिस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है वो होता है शक संवत का अंतिम दिन। अब जैसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि ईस्वी सन कौन सी है, विक्रमी कौन सी है, शक कौन सी है, विक्रमी और शक में अंतर कितना है? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से में देखें तो ईस्वी सन तो आती है 2022 ये ईस्वी सन। यदि हमें विक्रमी संवत ज्ञात करनी हो
तो इसमें हम 57 ऐड कर देंगे, हमें कितनी मिल जाएगी 2079। ये क्या हो गई, विक्रमी संवत हो गई। यदि हमें शक संवत ज्ञात करनी हो तो शक संवत के लिए हम क्या करेंगे, 2022 वर्तमान में ईस्वी सन है, इसमें से हम 78 माइनस कर देंगे। 78 माइनस कर देंगे तो देखो 4 9 1 1944। यदि हमें देखें वर्तमान में शक संवत कौन सी है तो 1944 है, ये शक संवत है। 2079 ये विक्रमी संवत है और 2022 ये ईस्वी संवत हमें प्राप्ति होती है। देखो दूसरी चीज हमें याद करनी जरूरी कैसे, कौन कौन सी विशेषताएं, कौन से हिंदी महीने में, कौन सा अंग्रेजी महीने में, कौन सा हिंदी महीना आता है, ये चीज, क्योंकि ये याद होने के कारण हम राजस्थान में जीके में एक टॉपिक आता है जिसका नाम आता है त्योहार को हम आसानी से कर पाएंगे। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी महीनों का क्रम कौन सा है और कौन कौन से त्योहार कब आते हैं। देखो हिंदी महीना पहला महीना आता है वो चैत्र महीना आता है। राजस्थानी में, मारवाड़ी में चैत्र जिसे कहा जाता है, और चैत्र महीना है वो, यदि हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो लगभग मार्च अप्रैल। देखो 21 मार्च का दिन होता है, ये भूगोल में बसंत विषु होता है। जब ये सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे विषु कहा जाता है। ये स्थिति वर्ष में 2 बार प्राप्त होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों को विषु कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं और 23 सितंबर को हम शरद विषु के नाम से जानते हैं। तो बसंत विषु के अगले दिन शुरुआत मुख्यतः मानी जाती है किसकी, विक्रमी संवत की। तो मार्च अप्रैल महीने में इसकी चैत्र महीना आता है। चैत्र के बाद में दूसरा देखें बैसाख। बैसाख महीना क्यों फेमस है, देखो कौन से में आता है, अप्रैल और मई। तीसरा देखिए बैसाख के बाद में आता है ज्येष्ठ, मई और जून। ज्येष्ठ के बाद में देखें आषाढ़ है वो जून और जुलाई में आषाढ़ आता है। फिर आता है श्रावण, वो जुलाई और अगस्त में आता है। श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद, वो आता है अगस्त और सितंबर में। भाद्रपद के बाद में आता है आश्विन, और यह आता है सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद आता है कार्तिक जिसको बोलते हैं, अक्टूबर और नवंबर में। इसके बाद कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष है, वो आता है नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद आते हैं पौष, दिसंबर और जनवरी। इसके बाद में आता है माघ, ये जनवरी और फरवरी में है। और माघ के बाद में आता है फाल्गुन, ये फरवरी और मार्च में। फिर वापस मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है चैत्र माह। अब देखो ये तो हिंदी व अंग्रेजी महीने कौन से महीने में।
इनसे हमें क्या सहायता मिलेगी, इनसे आप जब राजस्थान के त्योहार पढ़ोगे तो वहाँ आपको सुविधा हो जाएगी। हमें अंग्रेजी महीनों में तो लगभग ये अंदाज है कि कौन सा त्योहार लगभग कौन से महीने में आता है, उसके आधार पर हम हिंदी महीने का ध्यान हो जाएगा। और तिथि लगभग त्योहारों की वैसे ही फिक्स होती है कि कौन से त्योहार में कौन सी तिथि को त्योहार आते हैं। हमें एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें राजस्थान के जितने त्योहार हैं इन हिंदी महीनों में आने वाले वो पूरे पढ़ेंगे। मोटे तौर पर आज मुख्य मुख्य त्योहार मैं बता देता हूँ। देखो, एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस पंक्ति में देखो क्या है, इस पंक्ति में जो तीज त्योहार है, तीज को त्योहारों के आगमन का प्रतीक माना जाता है, आगमन का प्रतीक माना जाता है। और ये तीज कौन सी होती है, ये तीज होती है छोटी तीज, छोटी तीज। और छोटी तीज देखो, तीज होती है तीन, एक तो आखा तीज, एक छोटी तीज, एक बड़ी तीज जिसे भादोड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी, बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। छोटी तीज आती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, वो छोटी तीज है, झूले झूले जाते हैं जिसमें। और ले डूबी गणगौर, गणगौर त्योहार है, ये मुख्यतः त्योहारों के समाप्ति का, त्योहारों के समापन का प्रतीक माना जाता है, समापन का प्रतीक माना जाता है। अब देखो, चैत्र माह है, चैत्र माह में जब कृष्ण पक्ष होता है तो कृष्ण पक्ष में शुरुआत पहले दिन से दुलहड़ी से होती है, इसके 8वें दिन शीतलाष्टमी आती है। इसमें अमावस्या के बाद में जब प्रतिपदा शुरू होती है तो वो चैत्र माह में आने वाले जो नवरात्र हैं उनकी शुरुआत मानी जाती है। और जब तृतीया तिथि होती है उस दिन ही कौन सा त्योहार आता है, गणगौर त्योहार आता है। विक्रमी संवत की शुरुआत के तीसरे दिन गणगौर त्योहार आता है, ठीक है। ये चैत्र माह से आता है। बैसाख में जो तीज आती है, बैसाख शुक्ल तृतीया तिथि को, उसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया या आखा तीज, जिस दिन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, अबूझ सावा के रूप में इसे जाना जाता है। ज्येष्ठ में कोई बड़ा त्योहार नहीं आता है, केवल निर्जला एकादशी मुख्यतः आती है जिसमें बिना पानी पिए व्रत किया जाता है, वो निर्जला एकादशी होती है। आषाढ़ को छोड़ दीजिए, श्रावण महीने में शुरुआत आती है और श्रावण महीने में मुख्यतः त्योहारों का आगमन हो जाता है। श्रावण में अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसके बाद छोटी तीज आ जाती है। श्रावण की जब पूर्णिमा आती है तो उस पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखो भाद्रपद सर्वाधिक मेले वाला महीना आ जाता है और भाद्रपद की शुरुआत होती है, इसके 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है और इसके 9वें दिन गोगा नवमी होती है। इसके बाद देखो भाद्रपद अमावस्या के बाद जब चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी का आगमन हो जाता है। अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है तो उसे राधाष्टमी आ जाती है और दशमी तिथि को तेजादशमी आ जाती है। इस प्रकार से इसी भाद्रपद महीने में पंचमी को नाग पंचमी आ जाती है और भाद्रपद अमावस्या को जो श्राद्ध पक्ष होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। भाद्रपद अमावस्या से लेकर आश्विन माह का जो भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होता है जो आश्विन अमावस्या तक होता है। और अमावस्या के बाद जब प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है उसमें शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं जिसमें दुर्गाष्टमी और दशहरा आ जाते हैं। जब आश्विन माह कंप्लीट होता है, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा आ जाती है। कार्तिक माह में शुरुआत में सबसे पहले करवा चौथ आ जाती है। इसके बाद कार्तिक अमावस्या को दीपावली आ जाती है। दूसरे दिन भैया दूज गोवर्धन पूजा आ जाती है। उसके तीसरे दिन भैया दूज आ जाती है।
जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है उसमें देवउठनी एकादशी आ जाती है, और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। कार्तिक अमावस्या आ जाती है, और ये मुख्यतः त्योहार पौष माघ में हम जानते हैं बसंत पंचमी आ जाती है, और फाल्गुन में शिवरात्रि तथा होली आ जाती है। तो ये तो मुख्य त्योहार हैं जिनको मुख्यतः हम जानते हैं कि किस महीने में लगभग कहाँ आते हैं। 2-4 त्योहार इन्हीं के आगे पीछे रहते हैं, तो हमें ये तो पता ही रहता है कौन सा त्योहार कौन से आगे है। उसके आधार पर हम तय कर लेते हैं कि कौन सा त्योहार कहाँ आएगा, और हमारा एग्जाम में प्रश्न सही हो जाते हैं। तो त्योहारों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, वो पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।